नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं परमारों के इतिहास की। अगर हम परमारों के इतिहास की बात करें तो हमें बात करनी पड़ेगी परमार वंश की। चलिए दोस्तों, आज परमार राजवंश की बात करते हैं। दोस्तों, अगर परमार राजवंश की बात करें दोस्तों, तो कत्यूरी वंश के पतन के बाद गढ़वाल में बहुराजकता पसर गई थी। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा है। और परमार या परमार वंश के आदि जो पुरुष थे वो कुछ लेखकों के अनुसार कनकपाल को माना गया है। इन्हें पवार वंश के आदि पुरुष का नाम भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम शिव प्रसाद डबराल के अनुसार बात करें या फिर एटकिंसन के अनुसार बात करें तो कनकपाल धारानगरी से एक तीर्थ यात्रा पर आया था। ठीक है, ये एक राजकुमार था और चांदपुर गढ़ी के तत्कालीन जो शासक थे भानु प्रताप, उनकी छोटी पुत्री थी, उससे इनका विवाह हो गया था। ठीक है, और दहेज के स्वरूप में इन्हें चांदपुर गढ़ दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्या दे दिया गया? चांदपुर गढ़ दे दिया गया। और कनकपाल ने गढ़वाल आकर चंद्रपुरी के सामने चांदपुर नामक दुर्ग भी बनाया था। दोस्तों, परमार वंश का अध्ययन हम 3 खंडों में करेंगे। ठीक है, परमार वंश का जो अध्ययन है उसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है। आइए उसे पर एक नज़र डाल देते हैं। प्रथम कालखंड जो कि 888 से 1490 के बीच रहा है और बहुराजकता का काल रहा है। ठीक है, और यह कालखंड कनकपाल से अजयपाल के शासनकाल तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा कालखंड जो है वो 1490 से 1804 के बीच रहा है और ये श्रीनगर काल के नाम से माना जाता है। ठीक है, इसमें अजयपाल द्वारा 52 गढ़ों का एकीकरण कर गढ़ों की भूमि या गढ़वाल नामकरण होने से गोरखा राज तक का काल जो भी है, श्रीनगर तक का काल जो भी है, इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा कालखंड जो है वो तीसरा कालखंड है दोस्तों 1815 से 1849 तक टिहरी रियासत का, जिसमें कि अंग्रेज़ों के आगमन से टिहरी रियासत का काल युग शुरू हुआ। 1949 टिहरी रियासत के भारत संघ में विलय के साथ ही इसका अंत हो गया। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कनकपाल की। ठीक है, कनकपाल की बात करें दोस्तों तो चांदपुर गढ़ के एक शासक थे, जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन में बताया कि चांदपुर के गढ़ के शासक भानु प्रताप की पुत्री के साथ इनके विवाह हुआ। ठीक है, और इनके विवाह के पश्चात ही इन्होंने जो है परमार वंश की नींव डाली। आगे बात करें दोस्तों तो एक अन्य मत के अनुसार बिलंगना उपत्यका के राजा सोनपाल की पुत्री से विवाह कर चांदपुर गढ़ी में कांदिलपाल ने पवार वंश की नींव डाली। ठीक है, कुछ राइटरों का मानना है कि सोनपाल के अनुसार जो है चांदपुर गढ़ की नींव डाली गई है। कुछ विद्वानों का मानना है कनकपाल के अनुसार मानी गई है। ज़्यादातर पुस्तकों में कनकपाल का नाम ही दिया गया है। ठीक है, लेकिन कुछ पुस्तकों में सोनपाल का नाम भी दिया गया है। कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कनकपाल को जो है परमार वंश का संस्थापक मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वंश के 60 पीढ़ियों के नाम जो हैं इसमें प्राप्त हैं, हमें इस राजवंश में हमें मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं लखनपाल की। अगर हम लखनपाल की बात करें तो ये 28वें शासक थे और प्रथम ऐतिहासिक साक्ष्य इनके ही शासनकाल से मिले। ठीक है, मुद्रा इनके शासनकाल से प्राप्त हुई जो कि 1.5 सेंटीमीटर की मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं अनंतपाल की। अगर हम अनंतपाल की द्वितीय की बात करें तो 29वें शासक थे ये। ठीक है, 29वें नंबर का शासक था और यह गढ़ नरेशों को प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख जो है इसके यहाँ से मिला है। ठीक है, जो सबसे प्राचीन अभिलेख जो मिला है वो इसके यहाँ से ही मिला है। और 1994 में धारशिला से धारी के निकट अलीगढ़ रुद्रप्रयाग जिले से एक अभिलेख इसके यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो कि सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जगतपाल की। अगर हम जगतपाल की बात करें तो ये 34वें नंबर का शासक है और इसका देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से ताम्रपत्र
प्राप्त हुआ है। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर को इनके द्वारा भूमि दान किए जाने का उल्लेख जो है वो ताम्रपत्र से प्राप्त मिलता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अजय पाल की। अगर हम अजय पाल की बात करें तो अजय पाल जो हैं वो 37वां शासक माना जाता है और इतिहासकारों ने इसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही महान राजा था उत्तराखंड का। जैसे कि हमने भारत के इतिहास में अशोक को रखा जाता है, वैसे उत्तराखंड के इतिहास में अजय पाल को रखा जाता है। अजय पाल पहले की जो गढ़वाल था वो छोटे छोटे गढ़ों में बटा हुआ था और छोटे छोटे गढ़ के गढ़पति हुआ करते थे, जिन्हें कि छोटे छोटे राजाओं की श्रेणी में हम रख सकते हैं। छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, गढ़पति बोला करते थे, ठीक है। तो इसने हर एक गढ़ को जीता और 52 गढ़ थे, 52 गढ़ों को जीता। उन 52 गढ़ों में कुछ राजाओं ने इसके सामने अपना समर्पण भी कर दिया, ठीक है दोस्तों। और फिर इसने 52 गढ़ों का राजा बन गया ये, और जिससे कि नाम दिया गया गढ़वाल, ठीक है। उसके समय से ही गढ़वाल को गढ़वाल का नाम दिया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जो कुछ इतिहासकार हैं, कुछ इतिहासकारों ने इसको नाम दिए हैं, ये प्रश्न बन जाते हैं। जैसे गढ़वाल का दुर्योधन किसे कहा जाता है? अजय पाल को। गढ़वाल का बिस्मार्क भी इसे कहा जाता है। गढ़वाल का नेपोलियन भी इसको कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें गढ़वाल का जूलियस सीजर भी इसको कहा जाता है। गढ़वाल का उत्तराखंड का अशोक भी इसे कहा जाता है। और गढ़वाल का जो है क्षेत्र के 52 गढ़ों का एकीकरण भी इसने ही किया, ठीक है। और गढ़वाल के 1515 ईस्वी तक अजय पाल गढ़वाल के सभी 52 गढ़ों को जीतकर एक साम्राज्य की स्थापना कर चुका था, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें तो जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स ने अपने ग्रंथ गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज में अजय पाल को गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का जनक कहा है, ठीक है दोस्तों। क्या कहा है? एक संप्रदाय का जनक कहा है। और दोस्तों यहीं अगर बात करें तो एक नाथ पंथ के 84 सिद्धों में एक थे ये, ठीक है, ऐसा विद्वानों का मानना है। और दोस्तों बात करें दोस्तों इन्हीं के द्वारा 52 गढ़ों को मिलाकर वर्तमान में गढ़वाल नाम दिया गया, ठीक है। क्योंकि इन्होंने 52 गढ़ों को जीत लिया था, इसलिए गढ़वाल को गढ़वाल का नाम दे दिया गया, ठीक है। पहले गढ़वाल का नाम कुछ और ही था, कुछ और नाम से गढ़वाल को जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अजय पाल के प्रमुख युद्धों की। अगर युद्धों की बात करें दोस्तों तो इसने बहुत सारे युद्ध जीते हैं। जैसे कि अगर अब बात करें तो पैनखंडा के जामुला 43 गढ़पति, दूसरा मंदाकिनी उपत्यका कांडारागढ़ के गढ़पति, और नाखीर सिंह कंडारी जाड़ गंगा घाटी के गढ़तंगा, और इसके बाद सलाड़ के गढ़पति, और उसके बाद जो कि लंगियूगढ़, गुजंगमगढ़, लोहामगढ़ और दीपामगढ़ और महामगढ़ आदि इन्होंने जीता था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उपयूगढ़ के गढ़पति चौहान को हराकर इनने संपूर्ण गढ़ों का एकीकरण कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें तो कुमाऊं के शासक कीर्तिचंद से ये पराजित हो गए थे, जहां इन्होंने संधि की थी, और इनके संधि का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा कत्यूरियों को हराकर उनके सोने का सिंहासन चांदपुर गढ़ उठा लाने का वर्णन भी हमें मिलता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अजय पाल द्वारा राजधानी परिवर्तन पर। अगर हम अजय पाल के द्वारा राजधानी परिवर्तन पर बात करें दोस्तों तो इसने सबसे पहले जो राजधानी थी वो थी चांदपुर गढ़ी, इसने स्थानांतरित करी और देवलगढ़ को राजधानी बनाया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसने देवलगढ़ को राजधानी बनाया, और देवलगढ़ को राजधानी बनाने के बाद इसने देवलगढ़ में अपना राजभवन बनवाया। उसमें इसने कुल देवी राजेसरी जो थी उसकी स्थापना करवाई, जो कि इनकी कुल देवी मानी जाती है, ठीक है, राजेसरी, ठीक है। इसके बाद इसने दोस्तों स्थापना कुल देवी की कराने के बाद इसने सत्यनाथ भैरव और गौरजा देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था, ठीक है। और बाद में इसने अजय पाल ने अपनी राजधानी को श्रीनगर स्थानांतरित कर लिया था। देवलगढ़ से भी हटाकर इसने श्रीनगर अपनी राजधानी बना दी, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें
दोस्तों इतिहासकारों का मानना तो यह है कि वास्तविक अगर बात आए कि परमार वंश की स्थापना किसने करी है तो कनकपाल ने करी है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक माना जाए तो वो वास्तविक संस्थापक जो है वो अजयपाल को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल का निर्माण किया। ठीक है, और अगर आप बात करें अजयपाल का नाम साबरी ग्रंथों में आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न बन जाता है कि साबरी ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ किसे कहा गया है, तो वो अजयपाल को कहा गया है। ठीक है, इसने भूमि माप की धूली पाथा पद्धति की शुरुआत की थी। दोस्तों देवलगढ़ शिलालेख में इसे अजयपाल को धर्मपाथो, ठीक है दोस्तों, धर्मपाथो कहा गया। ठीक है, तो प्रश्न बन जाता है कि देवलगढ़ की शिलालेख के अनुसार धर्मपाथो किसे कहा गया, तो वो भी अजयपाल को कहा गया। आदिनाथ साबरी ग्रंथों के अनुसार अजयपाल को कहा गया। ठीक है दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था में अजयपाल जो थे, अजयपाल ने सरोला ब्राह्मणों की प्रजा शुरू कर दी थी और कर भात जो था को सूची माना था। ठीक है, जो पका हुआ चावल होता है उसे सूची माना था। ठीक है दोस्तों बात करें अगर कल्याणपाल शाह की, तो हरि कृष्ण रतूड़ी कल्याणपाल प्रथम शासक माने जाते हैं। ठीक है, हरि कृष्ण रतूड़ी के अनुसार अगर हम बात करें तो जो कल्याणपाल थे वे प्रथम शासक माने जाते हैं, जिसने शाह नामंत की शुरुआत की थी। ठीक है, किसी ब्राह्मण के अनुसार इन्हें शाह नामंत जो है शाह जो उपाधि है वो दी गई थी। रतूड़ी के अनुसार किसी लोधी वंश के शासक ने कल्याण पाल को शाह की उपाधि दी थी। कल्याण शाह के बाद 3 अन्य शासक सुंदरपाल, हंसपाल, विजयपाल ने शासन किया, किंतु वे अल्पजीवी रहे और उन्होंने शाह जो उपाधि थी उन्होंने शाह की उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगाई। उन्होंने शाह नाम की जो उपाधि थी उसको उन्होंने नहीं स्वीकारा और वो पाल के की जो उपाधि अपने सरनेम था वो पाल ही लगाया, उन्होंने शाह नहीं लगाया।